तो सभी बच्चों का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ। मैं नवांग सर, आप सबका नवांग सर, एक बार फिर से एक नया लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 हमारा टॉपिक चल रहा था और उसमें हम लोग अब इलेक्ट्रिक डाइपोल तक पहुंच चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट हमारा पहला चैप्टर जो है वो खत्म होने के तरफ बढ़ता चला जा रहा है। मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर और लगेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो चुका होगा। तो फिलहाल आज का जो टॉपिक हमें शुरू करना है बच्चों वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से। बहुत ही आसान टॉपिक है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप बोर्ड में उसके डेरिवेशंस ले लो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चाहे कंपटीशन में उसके क्वेश्चंस ले लो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई मतलब दो होता है, बड़े तक समझते होगे। डाई मतलब क्या होता है? दो। पोल मतलब पोलैरिटीज की यहाँ पे बात होती है। पोलैरिटीज हम लोग सर मैग्नेट की बात करते थे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हाँ बिल्कुल वैसे ही चार्ज की भी पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है। क्या है बेटा? एक सिस्टम है जिसमें कितने चार्ज होंगे? दो। जिसमें कितने चार्ज होंगे बेटा? दो। और वो चार्ज कैसे होंगे सर? सेम मैग्नीट्यूड के होंगे पर ऑपोजिट साइन के होंगे। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम कंटेनिंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। हम दो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज को, देखो चार्ज वाइज दोनों इक्वल होने चाहिए, मास कैसा भी फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं तुम्हें कई डाइपोल्स पहले दिखाता हूं। मान लो एक ये है प्लस क्यू है चार्ज ये, और एक ये चार्ज है माइनस क्यू। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बेटा, ये कॉम्बिनेशन, इनके बीच में जो सेपरेशन है ध्यान से देखना, सेपरेशन ही मैं 2D लेके चल रहा हूँ। सेपरेशन ही मैं कितनी लेके चल रहा हूँ? 2D। ऐसा नहीं कि डी सेपरेशन है सर तो आप 2D मान रहे हो, नहीं, 2D ही सेपरेशन लेके चल रहा हूँ। ये हमारे कैलकुलेशन में बहुत मदद करेगी आगे। तो देखो ध्यान से, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और इनके बीच में कुछ फाइनाइट सेपरेशन है। तो ये जो सिस्टम बनेगा, यही सिस्टम क्या कहलाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। क्या सर हमेशा ऐसा ही होना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा होने की जरूरत नहीं है। देखो मैं तुम्हें एक और दिखाता हूँ। देखो मान लो ये मेरे पास एक क्वार्टर रिंग है, एक क्वार्टर रिंग हो जाए, मान लो एक क्वार्टर रिंग हो जाए, इस पे चार्ज मान लो प्लस क्यू हो। इस रिंग पे प्लस कितना चार्ज है बेटा? प्लस क्यू पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड, और यहाँ बीचों बीच जहां इसका सेंटर होना चाहिए वहां पे मैं एक माइनस क्यू चार्ज रख दूं तो ये भी एक डाइपोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? ये एक डाइपोल कहलाएगा। तो याद रखना, डाइपोल के लिए दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होने चाहिए जो किसी फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे हो। देखो इस बार भी हर एक पॉइंट का सेपरेशन फाइनाइट ही है, तो ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ही कहलाएगा। तो डाइपोल क्या होता है बेटा? ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी हमारे लिए कि एक सिस्टम होगा जिसमें दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस कुछ फाइनाइट सेपरेशन से रखे होंगे। ये जो सेपरेशन है बच्चों, ये जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को ही मैं 2D मान के चलता हूं ताकि मेरे कैलकुलेशंस आगे आसान हो जाएं। वेयर D इज सेपरेशन, मत याद रख लेना, कई बार गलती कर देता है बच्चा। क्वेश्चन में साफ साफ सेपरेशन दिया रहता है तो उसको मान लेता है D और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर फॉर्मूला यूज करता है। नहीं बेटा, जो दोनों चार्ज के बीच की सेपरेशन दी है वो ही 2D लेनी है, वो ही 2D लेनी है। तो ये तो हो गया बहुत ही आसान सी चीज, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल से पहले कुछ और चीजें बड़े समझते हैं, ध्यान से समझो। जैसे प्यार का रिश्ता समझते हो आप लोग, बहुत ही अच्छे बच्चे हो आप लोग, तो प्यार के बारे में बहुत कुछ जानते हो, मैं क्या ही सिखाऊंगा आपको। लेकिन क्या होता है कि दो लोग हैं, जैसे मान लीजिए लड़का और लड़की है ना, तो उनके बीच भी प्यार होता है। प्यार कितना अच्छा है, प्यार कितना अच्छा है, ये दो चीजों से आप पता कर सकते हो। कैसे? पहला कि लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके मन में कितना विश्वास है दूसरे के लिए, उसके मन में कितनी चाह है दूसरे के लिए, और दूसरा उनके बीच की सेपरेशन कितनी ज्यादा है। क्योंकि जितनी ज्यादा सेपरेशन होगी, अगर तब भी चाह बहुत मजबूत है तो शायद प्यार ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ने पे भी एक दूसरे की वैल्यू हम लोग कम नहीं कर रहे होते हैं। ठीक यही कहानी है यहाँ पे, ठीक यही कहानी है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल से लाख गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एक वेक्टर क्वांटिटी के बारे में समझना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम लोग पी वेक्टर से शो किया करेंगे, पी वेक्टर से शो किया करेंगे। और समझो आखिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमें बताता है कि कितनी पोलैरिटी है हमारे सिस्टम की, कितनी पोलैरिटी है हमारे सिस्टम की। मतलब हमारा सिस्टम कितना ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड कर रहा है एक दूसरे को, कितने स्ट्रांगली बाउंड कर रहा है। और ये हम लोग कैसे समझते हैं? पी वेक्टर इज डिफाइंड एज The product of magnitude of any one charge, दोनों सेम ही है, तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, टू
डी के बराबर, 2d के बराबर। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस। तो q इंटू 2d हमारे लिए एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि क्या कहलाएगी? हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्शन नहीं बताई है तो मैं यहाँ पे मॉड लगा के कह देता हूँ कि ये मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। और ये मैग्नीट्यूड क्या शो करता है? ये क्या शो करता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी है हमारे सिस्टम की, कितनी स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी है हमारे सिस्टम की। कंपेयर करो बेटा, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है डिपेंड करता है मन में कितना भरोसा है, यानी कितना मैग्नीट्यूड है चार्ज का और कितनी ज्यादा दूरी है, मतलब क्या सेपरेशन है दोनों चार्ज के बीच। तो देखो जितना ज्यादा सेपरेशन और जितना मन में प्यार उतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता होने वाला है। P वेक्टर इज इक्वल टू Q इनटू 2D, P वेक्टर इज इक्वल टू Q इनटू 2D। और क्या बता रहा है कि हमारा सिस्टम कितना अच्छे से पोलराइज्ड है, पोलैरिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है हमारे सिस्टम की, कितनी स्ट्रॉन्ग हमारे सिस्टम की पोलैरिटी है। सर आपने तो कहा था ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, तो डायरेक्शन तो याद रखना हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यानी कि P वेक्टर हमेशा नेगेटिव चार्ज से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा बेटा? नेगेटिव चार्ज से शुरू होगा और पॉजिटिव चार्ज पर खत्म हो रहा होगा। तो अगर मुझे इस P वेक्टर की डायरेक्शन की बात करनी है तो मैं ऐसे बना दूंगा, देखो ये ऐसे बना दूंगा एरो। तो यही है मेरा क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर। कल से अगर मैंने आपको रैंडम ऐसे बस कह दिया कि ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, तो बच्चों समझ जाना कि सर ये कहना चाहते हैं यहां नेगेटिव रखा और यहां पॉजिटिव। मैंने कहा ये डाइपोल है, समझ जाना बेटा, यहां नेगेटिव रखा और यहां पॉजिटिव। मैंने कहा ये डाइपोल है तो समझ जाना यहां नेगेटिव है और यहां पे पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग एरो से भी शो करते हैं। वो एरो एक्चुअली में डाइपोल मूवमेंट वेक्टर की चीज, डाइपोल मूवमेंट वेक्टर को शो कर रहा होता है। और एरो का जो हेड पार्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज को शो करेगा और जो टेल पार्ट है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज को शो करता होगा। तो कितना होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आकर? तो मैग्नीट्यूड इज Q इनटू 2D। बाकी 3-4 इलस्ट्रेशंस लेके हम लोग सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालना सीखते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालना सीखना है। देखो ध्यान से, मान लो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जिसमें मेरे पास 3 चार्ज हैं, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के उस पर रखे हुए, मान लो एजेस पे। देख मान लो ये +2 कूलम था, ये भी +2 कूलम था और ये -4 कूलम का एक चार्ज था। मुझसे कह रहा है कि बताओ ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना है? सिस्टम का नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना है? सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल हो गया। अभी तो हमें सिखाया था कि डाइपोल में तो 2 चार्ज होते हैं। बेटा मैंने कहा था डाइपोल में 2 चार्ज होते हैं इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के, है ना, इक्वल एंड अपोजिट साइन के। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या पता यहाँ पे एक नहीं 2 डाइपोल मौजूद है। देखो ध्यान से, कोशिश करो देखने की, तो हमें नजर आएगा। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि है कि नहीं है? एक आसान तरीका होता है बेटा, सिस्टम के सारे चार्ज का सम निकाल दो। अगर 0 बन गया, क्या बन गया 0, तो पक्का कुछ ना कुछ तरीका लगा के पेयर बनाया जा सकता है डाइपोल का। सर क्या -4 + 2 + 2 = 0 होता है? हाँ सर होता है। हमें क्या फाइंड करना है सर? नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? P नेट वेक्टर फाइंड करना है। देखो ध्यान से मैं कैसे करता है इस सवाल को। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखो ध्यान से, बिल्कुल आज लाइन में शर्म आ रही है बनाने में। देखो कोई दिक्कत नहीं है, बनेगी, जरूर बनेगी। ये देखो, क्या ये है +2? क्या यहाँ पे मैं इसको -2 लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो, कोई मनाही नहीं है। -4 को -2 तो लिख सकते हो। और क्या एक और -2 लिख सकता हूँ? कॉमा लगा दे रहा हूं, मतलब मैंने इस -4 कूलम चार्ज को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, -2 और -2 के 2 पेयर में। क्या यहाँ पे भी +2 है? हाँ सर यहाँ पे भी +2 है, यहाँ पे भी +2 है। देखो ध्यान से, क्या एक -2 एक +2 ये एक पेयर बन सकता है? हाँ सर बन सकता है। तो क्या ये एक डाइपोल हो गया होगा? बिल्कुल सर हो गया होगा। क्या ये +2 ये -2 ये भी पेयर बन सकता है? हाँ सर बन सकता है। तो ये जो हमारा है ये दूसरा डाइपोल हो गया होगा, ये हमारा दूसरा डाइपोल हो गया होगा। मतलब ये सिस्टम हमारा 2 डाइपोल्स की मदद से बन रहा होगा। क्या दोनों डाइपोल को फिर से मैं और आसानी से बना के दिखाऊं तो एक ये डाइपोल है,
एरो समझना बेटा आप लोग, क्या एक ये डायपोल है? हाँ सर, तो क्या हमसे सवाल में इन्हीं दोनों डायपोल का रिजल्टेंट पूछ रहा है? बिल्कुल सर, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट पूछ रहा है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या ये एंगल 60 डिग्री होगा? हाँ सर, ये 60 डिग्री होगा। क्या इस डायपोल मोमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा Q इंटू 2L के बराबर। मान लेते हैं 5 मीटर वाज लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो चार्ज है 2 कूलम का, डिस्टेंस है 5 मीटर, क्या 2 5 जा 10, क्या ये जो है डायपोल मोमेंट इसका मैग्नीट्यूड 10 के बराबर है? हाँ सर, क्या ये वाला डायपोल मोमेंट भी 2 इंटू 10 Q इंटू 2L यानी कि क्या 10 के बराबर है? हाँ सर, ये भी 10 के बराबर है। तो दो वेक्टर्स जो कि मैग्नीट्यूड है 10, उनके बीच का एंगल है 60, क्या इनका रिजल्टेंट ही मेरे सवाल का आंसर था? हाँ सर, यही मेरे सवाल का आंसर था। तो अगर ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है तो रिजल्टेंट वेक्टर इज मतलब मॉड ऑफ P वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड इज एक्चुअली अंडर रूट ऑफ, क्या दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना आता है बेटा आपको? हाँ सर, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू cos 60। सर क्या cos 60 1/2 होता है? हाँ बच्चों 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या 10 स्क्वायर का 10 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा √3, तो 10 रूट 3 कूलम मीटर, ये हो जाएगी आपकी नेट डाइपोल मोमेंट इस गिवन सिस्टम के लिए। तो बहुत ही आसान सा सवाल था। देखो हमको कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें हमको डाइपोल डायरेक्ट नजर नहीं आएगा, पर हाँ किसी चार्ज को तोड़ के या जोड़ के हम कहीं ना कहीं डाइपोल फॉर्म कर सकते हैं और तब हमारा सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सबको काफी आसान लगा होगा। एक दो क्वेश्चन ऐसे और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। बिल्कुल ध्यान से देखो। देखो मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, 3 चार्ज का ही एक सिस्टम और बनाते हैं। देखो ध्यान से, मान लो ये हो जाए -6 कूलम, ये हो जाए +3 कूलम, ये भी हो जाए +3 कूलम। मान लेते हैं ये हमारे तो कॉम्बिनेशन हो गया, मान लो 3 चार्ज का हमारे जो कॉर्नर्स पे रखे हुए थे। इसके अलावा सेपरेशन मान लो 2 मीटर, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, और ये एंगल 90 डिग्री है। मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, जिसके कॉर्नर पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं। मैग्नीट्यूड है चार्ज का -6 +3 और +3। कह रहा है कि इस सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट बताओ। जरा चेक करो, क्या तीनों चार्ज का सम 0 आ रहा है? हाँ सर, तीनों चार्ज का सम 0 आ रहा है। मतलब क्या कहीं ना कहीं डाइपोल का फॉर्मेशन हो सकता है? बिल्कुल सर हो सकता है। कैसे हो सकता है जरा मुझे बताना मेरे लाल। तो सर ऐसे हो सकता है कि जो आपने -6 दिया था, इसको -6 मत करो बल्कि लिख दो -3, दो टुकड़े कर दो। तो क्या 1 3 1 -3 एक पेयर बनेगा? हाँ सर। 1 3 1 -3 एक पेयर बनेगा? हाँ सर। जरा बताओ ये जो पेयर बनता है ये डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होता? सर नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में होता। क्या एक डाइपोल मोमेंट इधर आता? हाँ सर आता। कितनी होती इसकी मैग्नीट्यूड? सर चार्ज का मैग्नीट्यूड है 3, दोनों के बीच का सेपरेशन है 2, 3 2 जा 6 होती, 6 कूलम मीटर होता है इसका मैग्नीट्यूड। क्या ये -3 इस -3 ये माइनस से प्लस की तरफ एक डाइपोल मोमेंट ऊपर आता? हाँ सर ऊपर आता। क्या इसका मैग्नीट्यूड होता? चार्ज का मैग्नीट्यूड 3 इंटू बीच की सेपरेशन 2, क्या 3 2 जा 6? हाँ सर 6 के बराबर होता। तो ये भी 6 आ रहा होता। और जरा बताओ इन दोनों डाइपोल मोमेंट्स के बीच का एंगल कितना है? सर 90 डिग्री। एंगल कितना है सर? 90 डिग्री। क्या 90 डिग्री पे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमेशा √a² + b² होता है? तो देयरफॉर P नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ 6² क्या ये आ जाएगा 6√2 के बराबर? हाँ सर ये आ जाएगा 6√2 के बराबर। यूनिट क्या होती है सर? कूलम
मीटर, कूलम मीटर। तो ये है नेट डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन पूछे तो सर हमें पता है दो वेक्टर का रिजल्टेंट यहीं से जाता है। कुछ भी पूछ लो आप, ये अल्फा पूछ लोगे तो हम अल्फा निकाल देंगे, tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा की मदद से। और मैग्नीट्यूड तो हमने आपको बता ही दिया, वेक्टर में हम बहुत एक्सपर्ट हैं एकदम, है ना। तो ऐसे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस जैसा सवाल नहीं है, काफी ज्यादा आसान सवालों में से कुछ सवाल थे ये। एक और अच्छा सा सवाल करते हैं बेटा डाइपोल मोमेंट के ऊपर, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस काफी हाई हो जाए किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए। देखो ध्यान से, देखो चलो मान लो वही क्वार्टर रिंग वाला सवाल करते हैं। मान लो कि क्वार्टर रिंग है, बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा। मन तो मेरा एक बूंद नहीं कि मैं इसको पूरा सॉल्व करूं, मन तो करता है बस आइडिया देकर छोड़ दूं, पर वही बात है ऑनलाइन क्लास है तो बताना ही पड़ेगा, क्या करें। देखो ध्यान से, मान लो एक सेंटर पे रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, और ये जो मेरी क्वार्टर रिंग है पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है माइनस क्यू चार्ज। कितना बच्चों? माइनस क्यू चार्ज। तो बताओ क्या ये एक डाइपोल फॉर्म कर रहा है? सर हाँ, देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जो जितना पॉजिटिव दूसरा उतना ही नेगेटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की सेपरेशन भी सर बिल्कुल फिक्स है। तो हाँ, ये तो डाइपोल फॉर्म हो रहा है। तो अगर इस डाइपोल फॉर्म हो रहा है तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या है? कैलकुलेट P ऑफ गिवन सिस्टम। हमें इस सिस्टम का P कैलकुलेट करना है, P ऑफ गिवन सिस्टम। चलो देखो ध्यान से, जितना आसान आप सोच रहे हो उतना आसान नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। और पर जो ट्रिक है वो ऐसी है जो हमने पहले कभी ना कभी पढ़ रखी है, बहुत ध्यान से देखो। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इस पॉइंट को रब करता हूँ और क्वेश्चन पर उतरता हूँ। देखो ध्यान से, पहली बात तो ये कि ये कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम है जिसमें, सॉरी कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम है जिसमें कॉन्टिन्यूअसली चार्ज लगातार डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे के पूरे बॉडी के ऊपर, है ना। और जब भी हमारे पास कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम होता है बेटा, कभी भी याद रखना डायरेक्ट फॉर्मूला यूज मत करो। हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला आंसर दे देता हो सकता है लास्ट में जो रिजल्ट मिले वो बिल्कुल ऐसा हो कि डायरेक्ट फॉर्मूले से भी वैसा ही दिखता हो, पर स्टिल रिक्वेस्ट रहेगी तुमसे कि तुम डायरेक्ट फॉर्मूला कभी भी यूज मत करो। बेहतर है एक बार थोड़ी सी हिम्मत कर लो, ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेशन तो करवा देगा, कर लो इंटीग्रेशन, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो देखो मैं कैसे करूंगा इस सवाल को, बहुत ध्यान से समझना। मैं क्या करता हूं, मैं यहां से थीटा एंगल ऊपर जाके डी थीटा थिकनेस का एक एलिमेंट काटता हूं, ठीक है। ये देखो, ये मान लो वो एलिमेंट है जो मैंने काटा, देखो बढ़िया। ये जो छोटा सा एलिमेंट मैंने काटा है, मैं मान लेता हूं इसमें मौजूद चार्ज है, इसमें मौजूद चार्ज dq के बराबर हो। कितना हो? dq, छोटा सा चार्ज dq। क्या ये जो प्लस q चार्ज था इसको भी मैं बहुत सारे dq में टूट सकता हूं? देखो ये माइनस dq है, पहली बात तो ध्यान देना। ये कैसा है बेटा? माइनस dq। तो यहाँ पे क्या उसके करस्पॉन्डिंग एक प्लस dq हो सकता है ना? हाँ, अरे सर q चार्ज है पूरा ना, q चार्ज इज एडिटिव ना बेटा, प्रॉपर्टी याद करो। तो मैं q को बहुत सारे टुकड़े dq टुकड़े में तोड़ सकता हूँ ना बेटा, बहुत सारे। जितने dq टुकड़े मुझे यहाँ मिल सकते हैं, क्या उतने dq टुकड़े मैं इस चार्ज कैपिटल Q के कर सकता था? हाँ सर आप बिल्कुल कर सकते थे। जब मैं उतने टुकड़े करूंगा तो हर एक dq दूसरे dq के साथ एक डाइपोल फॉर्म करेगा, और हर उस डाइपोल सिस्टम की डाइपोल मूवमेंट होगी, जो कि किस डायरेक्शन में होगी ध्यान से देखा जाए, किस डायरेक्शन में होगी ध्यान से देखा जाए बेटा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में होगी। मतलब वैसे तो ये होगी, पर मैं ऐसे बना के दिखाता हूं, डायरेक्शन की बात करें, ये होगी उसकी डायरेक्शन। ये क्या होगी बेटा? उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ जो वेक्टर बन रहा होगा, ये हमारा बनेगा छोटा सा डाइपोल मोमेंट dp, छोटा सा डाइपोल मोमेंट dp, जो कि कितना आने वाला है? dq इंटू रेडियस ऑफ गिवन सेमी सर्कुलर रिंग, है ना। dq इंटू आर, चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस, कोई भी चार्ज की मैग्नीट्यूड इंटू सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस। क्या आपको dp तक कहानी समझ में आती है? हाँ सर, dp तक की तो कहानी बहुत ही आसान लगती है। अगला स्टेप है dp को इंटीग्रेट कर देना है, कहां से कहां तक? थीटा से, थीटा 0 से लेकर 90 तक सर हमारा काम हो जाएगा। क्या लगता है तुमको उससे आंसर आएगा? जरा सोच के देखो। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सर अभी भी मेरे मन में एक बात क्लिक की, आपने मुझे सिखाया था कि तुरंत इंटीग्रेट मत कर मेरे लाल, क्योंकि इंटीग्रेट करने से पहले ये सोच लो कि इंटीग्रेशन सिर्फ सम बताता है और तुम जिस क्वांटिटी से डील कर रहे हो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैंने ये dq एलिमेंट यहाँ नहीं काट के यहाँ काटा होता तो dp वेक्टर क्या यहाँ आ रहा होता कि सर यहाँ आ रहा होता? हाँ सर यहाँ आ रहा होता। मतलब जैसे जैसे dq की पोजीशन चेंज होगी, क्या dp वेक्टर की पोजीशन चेंज होगी? हाँ सर, dp वेक्टर की पोजीशन
पोजीशन चेंज होगी। और अगर डीपी वेक्टर की पोजीशन चेंज होगी तो क्या डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो रिजल्ट देगा वो सही होगा? नहीं सर, कभी भी वो सही होने वाला नहीं है। और अगर वो रिजल्ट सही नहीं होने वाला है तो फिर सही रिजल्ट कैसे आता है? सर मुझे पता है, आपने कहा था कि इस वेक्टर के दो कंपोनेंट कर लेने चाहिए, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट कर लेने चाहिए, एक अलोंग एक्स एक अलोंग वाई। एक्स को अलग करो इंटीग्रेट, वाई को अलग करो इंटीग्रेट, और वहां से आएगा तुम्हारा आंसर, वहां से आएगा तुम्हारा आंसर। देखो ध्यान से, क्या अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? हाँ सर होगा ना, बिल्कुल होगा। तो जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा dp x, में उसको लिख लेता हूं dp x आएगा dp cos थीटा के बराबर, dp cos थीटा के बराबर क्या हो जाएगा? मतलब dq इंटू r इंटू cos थीटा। हाँ सर, ठीक उस तरीके से dpy कितना आएगा भाई? dpy कितना आएगा? dpy आएगा dp sin थीटा के बराबर, dp sin थीटा के बराबर, dpy आएगा dp sin थीटा के बराबर। मैं इस dp को रब कर दे रहा हूं बेटा, सर इसकी वैल्यू रख लेता हूं, उसके बाद रब करता हूं ताकि कुछ गलती ना लगे तुमको। मतलब dq इंटू r इंटू sin थीटा के बराबर, dq इंटू r इंटू sin थीटा के बराबर। चलो देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखो, देखो dq की वैल्यू निकालो जरा, ये dq कितना होता? क्या ये पूरी लेंथ आप जानते हो कितनी होती है? हाँ सर जानते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। कितनी होती है सर? ये है एक सर्कल का 1/4 यानी कि 2πr का 1/4 यानी कि πr/2 के बराबर। तो देखो पूरा चार्ज कितना है बेटा? q अपॉन पूरी लेंथ πr/2 इंटू q अपॉन πr/2 क्या हो गया बेटा? लैम्डा चार्ज डेंसिटी हो गई, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो q अपॉन πr/2 इंटू ये लेंथ कितनी आ गई बेटा? r d थीटा इंटू r d थीटा इंटू r d थीटा। तो देखो dq इज q अपॉन πr/2 इंटू r d थीटा। जरा dq की वैल्यू इधर और उधर पुट करो जरा, तो देखो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2q बाई πr, 2q बाई πr इंटू r cos थीटा d थीटा, ये आया dpx। तो q अपॉन 2q अपॉन πr इंटू r स्क्वायर cos थीटा d थीटा। आप r से r भी कैंसिल कर सकते हो, तो r से r अपना हट जाएगा, तो आएगा q2r cos थीटा d थीटा होल अपॉन पाई। ठीक उस तरीके से dpy में भी dq की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो बनेगा 2q अपॉन पाई r इंटू r साइन थीटा d थीटा। बेटा देखो कंफ्यूज नहीं होना, हमने कुछ नहीं किया है, dq की वैल्यू पुट की है वहां पे, dq की वैल्यू पुट की है। सर ये dq कैसा आया? फिर से एक बार समझा दो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। बेटा देखो मैंने पूरी लेंथ सोची, ये लेंथ कितनी है बेटा? सर πr/2। इस पूरी लेंथ में चार्ज सर q, तो पूरी लेंथ का चार्ज डेंसिटी q अपॉन वो गिवन लेंथ, तो चार्ज डेंसिटी तो ये कितनी लेंथ है? सर थीटा बराबर r इंटू रेडियस से मैंने r का अपॉन रेडियस से r इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा कर दिया। एंगल था d थीटा, रेडियस था कितना? रेडियस था r, तो r d थीटा। तो थीटा बजाय के मैंने d थीटा एलिमेंट तो काटा था ना बेटा, देखो ध्यान से, ये एंगल कितना था? d थीटा ही तो था। तो देखो ध्यान से, ये हो गया मेरा dq, और dq की वैल्यू मैंने बस वहां पे पुट की है। बस अब तो सर चीजें बहुत आसान हो चुकी है हमारी, अब तो चीजें बहुत आसान हो चुकी हैं। कैसे सर? कुछ खास नहीं करना है बच्चों, अब कर दो डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट px आएगा x डायरेक्शन में, वो हो जाएगा 2qr बाई पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री तक cos थीटा d थीटा। और जो डाइपोल मोमेंट py आएगा, डाइपोल मोमेंट अलोंग y एक्सिस आएगा, वो आएगा 2qr बाई पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक sin थीटा
डी थीटा, 0 से लेके पाई बाई 2 तक साइन थीटा डी थीटा। अब मैं इसके आगे सॉल्व नहीं करूंगा बेटा, मैंने बहुत ज्यादा आप लोग के लिए सॉल्व कर दिया है, बिल्कुल ध्यान से समझो। इसके बाद सिर्फ 2 स्टेप बचे हैं, मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ। कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा होता है और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। इंटीग्रेट करो, रिजल्ट निकालो, वहां से पी एक्स अलग मिलेगा, पी वाई अलग मिलेगा, लास्ट में नेट आंसर होगा अंडर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, और उसकी मदद से तुम्हारा नेट डाइपोल मोमेंट निकल के आ जाएगा सिस्टम का। तो देखो, जिस हमने सोचा था कितना आसान होगा, उतना आसान नहीं था ये सवाल। हाँ, जो भी रिजल्ट आएगा कल के लेक्चर में स्टार्टिंग में सबसे पहले वो आंसर ही बताने वाला हूं। उससे पहले तुम सब सॉल्व करके बेटा प्लीज कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट में बेटा आंसर बताया करो, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, उससे हमारा हौसला बढ़ता है और कोई बड़ी बात नहीं है। तुमसे शौक नहीं है कमेंट करवाने का, तो लिखो ध्यान से, देखो, सॉल्व करो और प्लीज कमेंट करो आप सब, है ना। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना सीखा है अलग अलग सिस्टम्स के लिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सीख पाना या फिर निकालना सीख पाना। तो ये बहुत ही आसान से 2-3 इलस्ट्रेशंस हो गए। फिलहाल मैं टॉपिक में आपको आगे लेके चलता हूं, तब तक आप ये सारी चीजों को अच्छे से नोट करो। तो चलो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना सीख लिया है, तो अब हमको और जो चीजें डाइपोल के बारे में जाननी है, या डाइपोल से और क्या क्या चीजें हम पढ़ सकते हैं, उसमें से पहला टॉपिक हमारे लिए आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आखिर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी जगह पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हमें अब ये कैलकुलेट करना सीखना है। बहुत ध्यान से देखो, मैं 3 डेरिवेशन इसमें आपको सिखाने वाला हूँ। 3 डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं और फिर 3 डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हैं। हालांकि दोनों ही केस में जो थर्ड डेरिवेशन होगा वो जनरल डेरिवेशन होगा। मतलब अगर मुझे थर्ड भी अच्छे से आता है तो मैं फर्स्ट और सेकंड बहुत ही आराम से वहां से भी रिजल्ट आराम से निकाल सकता हूं। पर हाँ, फर्स्ट और सेकंड हमारे बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम तीनों ही अच्छे से सीखें, ये बेहतर होगा हमारे लिए। देखो, मैं तुम्हें फिर से याद दिला देता हूं। मेरे पास एक डाइपोल है, यानी कि एक सिस्टम है 2 चार्ज का, नेगेटिव और पॉजिटिव। इस डाइपोल्स जो दोनों चार्ज है उनके बीच की सेपरेशन मैंने 2D मान रखी है, और पहले केस में मुझे किसी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आखिर ये एक्सियल पॉइंट क्या है सर? आप दोनों चार्जेस को किसी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसको दोनों तरफ से आप आगे बढ़ते जाओ, ये उसकी एक्सिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? एक्सिस। तो इस एक्सिस पे ही किसी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मान लो मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पे। सपोज इस पॉइंट पे मुझे, मान लो इस पॉइंट का नाम लेते हैं P, नहीं लेंगे इस बार नाम, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं मान लो X। तो इस X पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मैं मान लेता हूं इस X पॉइंट की बिल्कुल डाइपोल के बीचों बीच से जो दूरी है वो R के बराबर है बेटा। किसके बराबर है? R के बराबर है। तो आखिर दोनों चार्ज से अलग अलग दूरी कितनी होगी बेटा? क्या बता सकते हो? हाँ सर बता सकता हूँ ना। ये बीचों बीच से आपने लिया है, मतलब क्या ये D है और ये भी D है? हाँ सर दोनों D होंगे। ये D है, ये पूरा R है, तो बेटा ये बचा हुआ कितना होगा सर? ये होगा R माइनस D, ये होगा R माइनस D। और ये D है और ये पूरा R है, तो ये कितना होगा सर? ये होगा R प्लस D। क्या बच्चों तुम्हारे दिमाग में अभी बात समझ में आई क्यों हम लोगों ने 2D सेपरेशन ली थी? हाँ सर बिल्कुल समझ में आती है। आपने जो बोला हम मान लेंगे, आंखें बंद करके मान लेंगे आपके बाद। इधर देखो बिल्कुल ध्यान से, तो दोनों ही चार्जेस से मैंने सेपरेशन निकाल ली, मुझे उस X पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अरे भूल ना, डाइपोल क्या कुछ तो नहीं, 2 चार्ज ही ना है, 2 पॉइंट, वो भी इस डेरिवेशन में तो 2 पॉइंट चार्ज है ना। क्या आपको पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना नहीं आता? आता तो है, तो बस लिखो, कौन सी बड़ी बात है, लिखो। मेरी बात सुनो, क्या दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ सर सेम है। क्या दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है? साथ साथ क्या पॉजिटिव चार्ज के लिए उस X पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कम भी है? हाँ सर बिल्कुल कम भी है। तो क्या पॉजिटिव चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी? हाँ सर ज्यादा होगी। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या जो डायरेक्शन आएगी, क्या वही डोमिनेट करेगी? हाँ सर डोमिनेट करेगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, X पॉइंट को देखो, X पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, क्या हमेशा दूर होती है? तो इधर होगी। और इस X पॉइंट पे नेगेटिव की वजह से जो फील्ड होगी बेटा वो किधर होगी? सर इधर होगी। देखो आप वेक्टर का साइज भी देख सकते हो, जो कि ये शो कर रहा होगा कि नेगेटिव वाली छोटी होने वाली है मैग्नीट्यूड में और पॉजिटिव वाली बड़ी होने वाली है। तो जो नेट रिजल्टेंट आता है वो शायद पॉजिटिव वाली की डायरेक्शन में आता, तो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं। अगर मुझे X पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू प्लस Q, तो E ड्यू टू
प्लस क्यू क्या आता सर, वो आ जाता कि क्यू अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। जरा बताओ उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस की क्या आती, ई ड्यू टू माइनस क्यू, वो कितना आता सर, वो आता के क्यू अपॉन आर प्लस डी का होल स्क्वायर। सर आपने क्यू की जगह माइनस क्यू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा मैंने ऊपर वेक्टर की डायरेक्शन से पहले ही काम कर लिया है, और मैंने कहा था डायरेक्शन पे चाहो तो अलग काम करो और मैग्नीट्यूड पे चाहो तो अलग काम कर लो, या तो डायरेक्ट साइन भी लगा सकते हो। मैंने कहा था कि अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं इन सारी चीजों को। ध्यान से देखो, क्या मैंने प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों की वजह से सेपरेशन देखा है, हाँ सर देखा है, देख लिया दोनों की वजह से फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सर, दोनों का सम, दोनों का सम क्यों, क्योंकि दोनों एक ही एक्सिस पे है, वेक्टर वेक्टर के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती देखो कितनी आती, ई नेट, ई नेट आता के क्यू अपॉन आर माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस डी का होल स्क्वायर। सर ये माइनस क्यों, क्योंकि एक इधर डायरेक्शन में और एक इधर डायरेक्शन में था। ये है हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा इसको सिंप्लीफाई करो और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाओ। सर जरा कर दो मेरे लिए, आप कहा बिल्कुल करूंगा बेटा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखो, यहाँ से के क्यू कॉमन आएगा, हाँ सर के क्यू कॉमन आएगा, बचेगा क्या, आर प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस डी आर प्लस डी का होल स्क्वायर। बेटा अपना दिमाग लगाओ, सर ने क्या लिखा है, हर चीज मैं नहीं बताऊंगा, मैंने ऐसा एक बार पहले कर रखा है इसलिए मैं भी नहीं बताऊंगा। मैंने सिर्फ एलसीएम वेलसीएम लिया है, सही से कुछ खास नहीं किया, इतना बड़ा काम। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा के क्यू ए प्लस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर। देखो ध्यान से मैं यहां करना चाह रहा हूं ताकि वहां पे जगह कम है मेरे पास, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पर बाहर से एक माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। क्या प्लस आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा 2rd प्लस 2rd, क्या 4rd, हाँ सर ऊपर बचेगा 4rd अपॉन a माइनस बी, ए प्लस बी को क्या मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। हाँ सर आप बिल्कुल इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, मजा तो असली यहीं पे है। इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू k इंटू 2qd। देखो ना न्यूमरेटर देखो बेटा, 4 होना चाहिए था सर 4 है, k होना चाहिए था है, q है, d है। आपने कुछ भी गाया घपला नहीं किया है। ऊपर नीचे क्या बचा बेटा, नीचे तो r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर बहुत ही अच्छे फॉर्म में आता चला जा रहा है, लगभग हम अपने आंसर की तरफ आ चुके हैं। और बस एक स्टेप और मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हमको बुक्स में दिया रहता है या जो हमें याद रखना है, देखो वो क्या निकल के आएगा। मैं इस चीज को थोड़ा सा बेटर रब कर रहा हूँ ताकि चीजें एकदम क्लियर हो। इन सबको आप नोट कर लो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। देखो ध्यान से, यहां से 2qd को मतलब क्या q इंटू दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन, क्या p वेक्टर लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं, p वेक्टर लिख सकते हैं। तो देखो आंसर क्या निकल के आया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई है 2kp बाई 2kp। एक चीज कुछ मिसिंग है क्या, 2kqp r मिसिंग है, r मिसिंग है, तो 2kp r बाई r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको या मुझको हमेशा याद रखना होगा। ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हमको ये याद रखना होगा। हालांकि हमारी एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करते हैं, एनसीईआरटी में एक स्पेशल केस चलता है और जनरली कंपटीशन में भी स्पेशल केस ही रहता है। स्पेशल केस क्या होता है ध्यान से समझो, स्पेशल केस है कि ये जो r है बहुत बड़ा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू t। मतलब
2d अगर इन दोनों चार्ज के बीच की सेपरेशन है तो सेपरेशन के सामने जो r उस पॉइंट की डिस्टेंस है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो काफी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, काफी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। इस केस में अगर वो काफी ज्यादा बड़ी होगी तो क्या आप d को इग्नोर कर दोगे सर? बिल्कुल d को इग्नोर कर देंगे यार। डिनोमिनेटर में एक तो r स्क्वायर है, r बहुत बड़ा है तो r का स्क्वायर तो बहुत ही बड़ा होगा, तो बहुत ही बड़ा होगा तो उसमें से d स्क्वायर को क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे, मतलब सॉरी डी स्क्वायर को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। जब आप डी स्क्वायर को निगलेक्ट करोगे तो देखो ये क्या बन के आएगा, देखो ये क्या बन के आएगा बेटा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई छोटी सी भी। ये क्या बन के आएगा देखो ध्यान से, E इज इक्वल टू 2k PR अपॉन, ये तो हट गया आर स्क्वायर का स्क्वायर, क्या आर की पावर 4, आर की पावर 4। हाँ सर, तो 2kp r अपॉन आर की पावर 4, क्या आर से आर की पावर 4 कैंसिल करके हाँ आर क्यूब लिख सकता हूँ, ये वाला आर हट जाएगा, हाँ हट जाएगा सर। ये वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको हर किताब में मिल जाएगा। हालांकि याद रखना ये एक स्पेशल केस है, सही फॉर्मूला तो बेटा यही था, सही फॉर्मूला तो ये था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल के आएगी? 2kp बाई आर क्यूब, किसी भी एक्सिस पे किसी डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2kp बाई आर क्यूब। ये तो मैग्नीट्यूड है सर, डायरेक्शन पे भी तो कमांड करवा दो। देखो बहुत आसान है, बहुत ही आसान। देखो ऊपर देखो ये वाला पॉइंट, ये था ना x, क्या इधर की पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि स्ट्रॉन्ग थी इन कंपैरिजन टू इधर वाली नेगेटिव चार्ज के, हाँ, तो क्या नेट रिजल्ट इधर ही आया था? हाँ सर इधर ही आया था। पर मुझे एक बात तो बताओ सर, पर मुझे एक बात तो बताओ, अगर मैंने पॉइंट वहां ना लेके यहां लिया होता तो भी क्या नेट रिजल्ट उधर ही आता? चेक करो ना, चेक करो। अब माइनस क्यू डोमिनेट कर रहा होता, अब माइनस क्यू डोमिनेट कर रहा होता, मतलब वो है ये पॉइंट, माइनस क्यू ये रहा और प्लस क्यू ये रहा, तो माइनस क्यू चार्ज फील्ड अपनी तरफ लगाता, बल्कि प्लस क्यू फील्ड अभी भी दूर लगाता। क्या इस बार माइनस क्यू डोमिनेट करता? हाँ, माइनस क्यू की फील्ड इधर ही तो है सर, तो अभी भी नेट फील्ड किधर आती? इधर ही आती। मतलब फील्ड की पूरे एक्सिस पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है बेटा। ऐसा मत सोचना कि सर प्लस चार्ज की तरफ लेंगे तो कुछ और है, माइनस की चार्ज लेंगे तो कुछ और है। फील्ड की डायरेक्शन कभी बदल नहीं रही है। अब याद कैसे रखेंगे कि फील्ड की डायरेक्शन क्या है? वो बहुत आसान है, देखो ध्यान से। डाइपोल को देख के बताओ, डाइपोल मूवमेंट वेक्टर किधर है? सर माइनस से प्लस किधर होता है? डाइपोल मूवमेंट वेक्टर माइनस से प्लस की तरफ होता है। हाँ सर, माइनस से प्लस की तरफ होता है कि ये है मेरा डाइपोल मोमेंट वेक्टर। हाँ, ये है मेरा डाइपोल मोमेंट वेक्टर। हाँ सर, यही है मेरा डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल के आई है, क्या वो भी इस डायरेक्शन में ही आई है? हाँ सर, हमेशा जब आप इक्वेटर में किसी पॉइंट की बात करते हो, किस पे? सॉरी, एक्सिस पे जब किसी पॉइंट की बात करते हो, एक्सिस पे जब किसी भी पॉइंट की बात करते हो, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में होती है। पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है। पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच एंगल हमेशा बच्चों 0 डिग्री होता है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिससे हम याद रख सकते हैं, किधर होगी किसी एक्सिस पे? ऑलवेज अलोंग पी वेक्टर, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। चलो इतनी चीज अच्छे से नोट करो, डेरिवेशन नोट करो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नोट करो, स्पेशल केस नोट करो और स्पेशल केस याद भी कर लो अभी से ही, ठीक है ना? तो 1/r क्यूब पे डिपेंड कर रही है, स्पेशल केस के अकॉर्डिंग याद रखना 1/r क्यूब पे डिपेंड कर रही है। चलो इतनी चीज अच्छे से नोट करो बेटा। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड डेरिवेशन की तरफ। जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि पॉइंट चार्जेस की मदद से बना है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से अब मुझे उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आखिर इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है सर? तो देखो बिल्कुल डाइपोल को जो लेंथ या फिर जो 2D डिस्टेंस से आपने सेपरेट किया था, इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दो आप, उसके मिड पॉइंट से बेटा एक परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये जो एक्सिस बनेगी ये कहलाएगी इसकी इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, इस इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट है, सेंटर से r डिस्टेंस ऊपर, और इस पॉइंट x पे ही मुझे अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो देखो बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है, मेरी बात सुनो। मुझे पॉइंट चार्ज की वजह से सब कुछ आता है और ये कुछ और थोड़ी है, पॉइंट चार्ज ही तो है। क्या इस माइनस क्यू की वजह से इस x पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनेगा वो ऐसे बनेगा, हमेशा माइनस की तरफ? हाँ सर बिल्कुल ऐसे बनेगा, बिल्कुल सही बताते हो आप तो यार, कुछ गलत बताते ही नहीं हो। एक ये प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे ऐसे बनेगा दूर की तरफ? हाँ सर बिल्कुल ऐसे बनेगा। क्या कमेंट करना चाहोगे इन दोनों के मैग्नीट्यूड पे? क्या कमेंट करोगे सर? ऐसे कमेंट करेंगे, थोड़ा देखते हैं ना और समझाओ। देखो क्या ये डिस्टेंस d है? हाँ। क्या ये डिस्टेंस r है? हाँ। तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है √d² + r²? हाँ सर बिल्कुल शानदार, √d² +
आर स्क्वायर। क्या ये सेपरेशन डी है? हाँ। क्या ये डिस्टेंस आर है? हाँ। तो इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी भी अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बिल्कुल शानदार सर, बिल्कुल समझ में आया। मतलब क्या दोनों ही चार्जेस से उस एक्स पॉइंट की दूरी सेम है? हाँ। क्या दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है? हाँ। के दोनों के लिए सेम है, क्यू दोनों के लिए सेम है, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दोनों के लिए सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है। और डायरेक्शन पे तो मैंने पहले ही काम कर ली, डायरेक्शन पे तो मैंने पहले ही काम कर लिया है। तो देखो मैं इसको ई डैश मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं बेटा? ई डैश। तो क्या कंफर्म ये भी ई डैश ही आता? जी सर बिल्कुल आता। क्या ये एंगल, ये जो एंगल है देखो ध्यान से, ये एंगल अगर मैं थीटा मान लूं, कितना मान लूं बच्चों? थीटा मान लूं, तो क्या ये एंगल भी थीटा होता? हाँ सर। क्या इस ई डैश के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं सर? एक ई डैश साइन थीटा ऊपर, तो एक ई डैश साइन थीटा नीचे, जो दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल। क्या एक ई डैश कॉस थीटा उधर और एक और ई डैश कॉस थीटा उधर, तो क्या 2 ई डैश कॉस थीटा ही हमारा नेट आंसर होने वाला है? हाँ सर, 2 ई डैश कॉस थीटा ही हमारा नेट आंसर होने वाला है। आप अपने बोर्ड में डेरिवेशन कैसे करोगे? सबसे पहले लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, जैसे मैंने लिखवाया था पिछली बार। फिर लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, जैसे मैंने लिखवाया था। फिर एक ग्राफ बनाओगे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से दो एरो से शो करोगे, उसके कंपोनेंट शो करके बताओगे कि हाँ वाई वाले कैंसिल हो रहे हैं, एक्स वाले ऐड हो रहे हैं। देयरफॉर पूरी कहानी लिखनी है बेटा तुम लोगों को। मैं कहानी नहीं लिख रहा, मैंने कहानी सुना दी, आपका काम है कहानी लिखना। देयरफॉर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आने वाली है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आने वाली है, वो आएगी ई वेक्टर नेट निकल के आएगा 2, मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, डायरेक्शन पे बाद में काम करेंगे, 2 ई डैश कॉस थीटा के बराबर। यही निकाल लेते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा सर, बहुत ही आसान सा। तो हो जाएगा 2 ई डैश कितना आएगा सर? ई डैश इज के, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन चार्जेस, सॉरी चार्ज से उस पॉइंट की सेपरेशन का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कैंसिल ही हो जाता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल ही हो जाता है। क्या यही निकल के आएगा? इनटू कॉस थीटा, इनटू cos थीटा। सर अब क्या करें? cos थीटा तो हमने खुद से माना है ना थीटा, तो आंसर थीटा के टर्म्स में तो हो ही सकता। क्या आप cos थीटा की वैल्यू बता दोगे सर मुझे? बिल्कुल बताऊंगा ना, देखो क्यों नहीं बताऊंगा। देखो अगर ये एंगल थीटा है और ये z बन रहा है, तो ये एंगल सर थीटा ही होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या आपको ये ट्रायंगल नजर आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। क्या इस ट्रायंगल में आपको बेस नजर आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, डी के बराबर। क्या हाइपोटेन्यूज नजर आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर। तो बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, cos थीटा की वैल्यू तो निकाल ही दोगे। हाँ सर निकाल ही देंगे। तो जो निकल के आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाया 2kq cos थीटा इज डी अपॉन ध्यान से देखो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो है ही, साथ में cos थीटा में भी नीचे एक अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3 हो गया वो, है ना। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं सर? यहां से रूट हटा दो, यहां से रूट हटा दो और यहां पे लगा लो 3/2। सर आप ऐसे लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये है बेटा वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कि किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकल के आई है, जो कि किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकल के आई है। अभी मैंने दो चीजें और सिखानी है, स्पेशल केस में क्या रिजल्ट मिलेगा, दूसरा डायरेक्शन क्या है आखिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, हम कैसे याद रखने वाले हैं। देखो स्पेशल केस लो फिर से पिछली बार की तरह। स्पेशल केस में हम क्या करेंगे? D को बहुत छोटा मानेंगे इन कंपैरिजन टू R। अच्छा उससे पहले मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, 2 इंटू क्यू इंटू डी को और क्या लिख सकते थे जरा बताओ? Q इंटू 2D और Q इंटू टी इंटू 2D को और क्या लिख सकते हैं बेटा? P वेक्टर। तो देखो ध्यान से, हमारा जो रिजल्ट निकला है लास्ट में वो ये निकला है, KP अपॉन अंडर रूट ऑफ KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो ध्यान से, स्पेशल केस में जब डी आर से बहुत छोटा है तो क्या हम इस डी को इग्नोर कर देंगे? हाँ सर बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। जब आप इग्नोर करोगे तो क्या निकल के आएगा? E इज इक्वल टू KP अपॉन
आर स्क्वायर की पावर 3/2। बड़े ये तो इग्नोर हो गया ना, ये तो इग्नोर हो गया, ये तो हटाई दो, ये तो हटाई दो। आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा केपी बाई आर क्यूब, केपी बाई आर क्यूब। देखो ध्यान से, क्या ये एग्जैक्टली पिछले वाले केस की आधी है, वहां 2 केपी बाई आर क्यूब आई थी, इस बार केपी बाई आर क्यूब आई है, इस बार केपी बाई आर क्यूब आई है। ये वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा स्पेशल केस में, और ये वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जब यहाँ पे प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 भी लिखा हुआ था। तो ये भी दो फॉर्मूले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द ऑन इक्वेटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी और सुनो ध्यान से, डायरेक्शन जरा आप मुझे बताओ पी वेक्टर किधर है सर? पी हमेशा माइनस से प्लस की डायरेक्शन में होता है। जरा मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है सर? ये दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में आई है। तो याद रखने जो तरीका है वो है कि इक्वेटर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा P वेक्टर से ऑपोजिट यानी कि 180 डिग्री। ये पॉइंट है बेटा, बहुत स्टैंडर्ड पॉइंट है, इसको लिख लेना अपनी कॉपी में। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज ऑलवेज एट 180 डिग्री फ्रॉम P वेक्टर इन केस ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट, व्हाइल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज अलोंग P वेक्टर या फिर इन डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर या फिर एट 0 डिग्री विद P वेक्टर इन केस ऑफ एक्सियल पॉइंट। तो दो छोटे-छोटे डेरिवेशंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। दोनों के स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं और दोनों के स्पेशल केसेस भी आपको याद रखने हैं। जनरली सवाल स्पेशल केस पे ही होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज शायद किसी बहुत ही अच्छे सवाल में किया जाता होगा। फिर ये डेरिवेशन बहुत ही ढंग से आप नोट करो। इसके बाद हमारा को एक और डेरिवेशन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट, देखो ध्यान से, देखो वो भी साथ साथ सीख ही लो। बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है बेटा, ध्यान से देखना। देखो मान लो ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। इस डेरिवेशन को मैं बिल्कुल अलग तरीके से ही करूंगा बेटा, क्योंकि चीजों को आसान करके पढ़ेंगे हम लोग, हमको बहुत अच्छे से वेक्टर क्वांटिटीज के साथ डील करना आता है। देखो ये है वो माइनस क्यू चार्ज, ये है वो प्लस क्यू चार्ज, जो कि दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? एक डाइपोल सिस्टम बनाते हैं, डाइपोल बनाते हैं ना। ये इनके बीचों बीच वाला एक पॉइंट, मतलब कि ये डिस्टेंस d के बराबर है, ये डिस्टेंस भी d के बराबर है, और इस पॉइंट से अब मैं जनरल किसी पॉइंट x पे जो कि ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, गलती कोई नहीं होनी चाहिए इसलिए करो, बहुत ध्यान से देखो। शायद p वेक्टर कुछ ऐसे बनता, हाँ सर बनता। तो जो पॉइंट मैंने लिया है वो P वेक्टर से थीटा एंगल पे लिया है। कई बार बच्चे गलती करते, थीटा कितना लेना नहीं समझ पाते। बेहद आसान सी चीज है भाई, P वेक्टर से थीटा एंगल पे है, P वेक्टर से थीटा एंगल पे है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले मुझे इस x पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो डिराइव करनी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ऑन जनरल पॉइंट। देखो ध्यान से, क्या मुझे इस एक्सपेंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है? सवाल क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। कैसे करेंगे? बहुत आसान, बहुत ही आसान। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो मैंने एरो बनाया है, आपको शायद रेड कलर अगर नजर आ रहा हो, ये एक्चुअली में P वेक्टर को शो करता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? Q इंटू 2D के बराबर। क्या मुझे ये पता है कि ये P है? देखो ध्यान से, अब जो डेरिवेशन है, क्या ये एक वेक्टर है P? हाँ है सर। तो क्या इस वेक्टर के मैं दो कॉम्पोनेंट नहीं तोड़ सकता? एक ऐसे और एक ऐसे। हर वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं ना बेटा, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, हम ये बात तो जानते हैं ना। तो देखो कैसे कैसे कंपोनेंट है ये। सर क्या ये एंगल ही थीटा है? हाँ। क्या ये वेक्टर P है? हाँ। तो जो P का कंपोनेंट थीटा की डायरेक्शन में आता है वो होता है P cos थीटा, और जो P का कंपोनेंट थीटा से परपेंडिकुलर आएगा ये होगा P sin थीटा। तो देखो मैंने उस P वेक्टर को दो अलग अलग डाइपोल्स में तोड़ दिया, एक P cos थीटा और एक P sin थीटा। तो सवाल वो है, सवाल तो ये है, पर सॉल्व कैसे होगा? देखो बहुत ही आसानी से, बहुत आसानी से। देखो पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी में ड्रॉ करो, क्योंकि मैं इसको रब कर रहा हूं और मुझे इसी से पूरा डेरिवेशन सीखना है। देखो अब मैं सवाल आपको अलग ही दिखाता हूं बिल्कुल। अब सवाल ऐसा हो चुका है कि एक ये डाइपोल है मेरे पास, एक ये डाइपोल है मेरे पास, ये उसका सेंटर डाइपोल का। इस सेंटर से पहली बात तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना है?
p cos थीटा है सर। डाइपोल मोमेंट कितना है? p cos थीटा है। इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है x, एक पॉइंट है x जिस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और फिर एक ये डाइपोल है मेरे पास, ये है p sin थीटा, ये है p sin थीटा। इसके सेंटर से भी r डिस्टेंस पे इस x पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बाद में इन दोनों की नेट रिजल्टेंट निकाल दूंगा। क्या वही मेरा आंसर हो जाएगा? हाँ सर, वही मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस डाइपोल के दो कंपोनेंट कर दिए, एक ऐसे और एक ऐसे। सर ऐसा किया क्यों, ये तो बताओ। देखो, चीजें आसान करने के लिए। क्या मैंने अभी भी आपको दो डेरिवेशन सिखाए हैं? हाँ सर सिखाया है। क्या एक एक्सियल पॉइंट के लिए सिखाया है? हाँ सर सिखाया है। तो देखो, जैसे ही तुम इस p वेक्टर का एक कंपोनेंट यानी कि p cos थीटा ऐसे रखते हो ना, जब तुम ऐसे रखते हो ना, देखो ये एक्सियल हो गया उसके लिए। अब ये पॉइंट उस वाले वेक्टर के लिए, उस वाले डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट बन गया, और जैसे तुम इसका दूसरा कंपोनेंट करते हो ना ऐसे, उसके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया। मतलब ये दोनों फॉर्मूले मुझे पहले से पता है, ये दोनों फॉर्मूले मुझे पहले से पता है। सर क्या पता है, जरा बताओ। यहाँ पे आंसर कितना आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का? ये आंसर कितना आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो ये निकल के आएगा, क्योंकि एक्सियल है तो 2k, जहां p लिखते थे वहां पे p cos थीटा, 2k p cos थीटा बाई r क्यूब। सर पक्का यही आएगा, करके देख लो आप कितने तरीके से, यही आएगा। बहुत बढ़िया, शानदार, शाबाश। इधर देखो ध्यान से, ये कितना आएगा सर? क्योंकि ये इक्वेटोरियल पॉइंट है तो kp, p की जगह क्या लिखेंगे इस बार? p sin थीटा बाई r क्यूब। क्या यही आएगा? हाँ सर यही आएगा। रुको ना सर, डायरेक्शन भी तो सिखाओ। डायरेक्शन कौन सी बड़ी चीज है, लो देखो। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। क्या डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे है? हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे होगी? हाँ सर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट से ऑपोजिट होता है। डाइपोल मोमेंट ऐसे है? हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी? हाँ सर। तो क्या ये है वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की? हाँ सर, ये है वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब खेल होगा पूरा। अब क्या होगा बच्चों? खेल होगा। देखो ध्यान से, कैसे खेल होगा सर? क्या आप इतनी चीजें बोर्ड पे नोट कर सकते हो अच्छे से अपनी कॉपी में, क्योंकि मुझे रब करना है। ये डेरिवेशन थोड़ा सा सिखाने के लिए मैंने बड़ा लिखा है चीजों को। मैं चाहता नहीं हूँ कि बोर्ड बहुत ज्यादा खिचड़ी पके बोर्ड पे, इसलिए प्लीज इन चीजों को नोट करो, फिर आगे का डेरिवेशन देखो ध्यान से। देखो ध्यान से, देखो क्या हो गया है। अब सर फिर से इस फिगर से सीखेंगे। अब तो काम अपना कर लिया ना, टुकड़ा बुकड़ा कर लिए ना। तो देखो ये है हमारा डाइपोल मोमेंट, उतने बोर्ड में हो जाएगा काम। चलो यहां से ये है वो पॉइंट जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ये है वो पॉइंट, इस पॉइंट की दूरी x के बराबर है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली थी। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकली थी? दो। शायद एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकली थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकली थी, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही निकल रही थी। देखो आपने अभी भी जो कॉपी में नोट किया था उसको देखो ध्यान से। ये कितनी आई थी सर? ये आई थी 2kp cos थीटा बाई, सॉरी डिस्टेंस r ली थी मैंने, बाई r क्यूब। और ये कितनी आई थी? ये आई थी kp sin थीटा बाई r क्यूब। कोई दिक्कत? हमें निकालना था एक्चुअली इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अभी तक हमने जो भी किया कुछ खास गलत नहीं किया है। ये एंगल कितना है बच्चों? सर थीटा के बराबर है। तो देखो ध्यान से, क्या इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वही मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है? क्या जो दोनों का रिजल्टेंट होगा वही मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? तो दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच से ही कहीं ना कहीं से जा रहा होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि वो एंगल बाइसेक्ट कर रहा होगा, पर हाँ इतना पक्का है कि इन दोनों में ये मुझे बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है ये वाला, तो रिजल्टेंट इसके कहीं पास से होगा। तो शायद ऐसा कुछ होगा मेरा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये होगी मेरी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, गलती नहीं होनी चाहिए कोई भी। अब ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना होगा? पहले इसके मैग्नीट्यूड पे काम करेंगे, ई रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड पे, और फिर इसकी डायरेक्शन पे भी काम करना है। मैग्नीट्यूड पे तो काम करना ही है, साथ साथ डायरेक्शन पे भी काम करना है। एक बार मैं इसको और थोड़ा ढंग से बना दूं, देखो ध्यान से। हाँ चलो, तो देखो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ई रिजल्टेंट की। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये तो आप समझते हो ना बेटा? हाँ सर समझते हैं। तो देखो ध्यान से, ई रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ
अंडर रूट ऑफ इस वाले का स्क्वायर प्लस उस वाले का स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, मैं जो कॉमन चीजें हैं kp बाई आर क्यूब दोनों में कॉमन है, वो कॉमन ले लिया, स्क्वायर कर दिया। बचा क्या यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 का हो जाएगा 4 कॉस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आया आंसर। जो kp बाई आर क्यूब है ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसको बाहर भी ले सकता हूं मैं चाहूं तो, kp बाई आर क्यूब अंडर रूट, क्या मैं 4 cos स्क्वायर थीटा को बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो क्या मैं 4 cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा लिख लूंगा? हाँ। तो सर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, हाँ। बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा, हाँ। तो आंसर निकल के आया 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। और ये वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो अगर मुझे याद हो तो मेरे हर एक आंसर इजीली निकल सकता है। कैसे विश्वास करूं आपकी बात पे सर? लो करो विश्वास, देखो एंगल क्यों धरो, एंगल कहां से है, ये पी वेक्टर से ही है ना, पी से ही है ना। जब एंगल 0 लोगे बेटा तो कहां पहुंच जाओगे, क्या एक्सिस से किसी पॉइंट पे, क्या रिजल्ट 2 kp बाई आर क्यूब आना चाहिए? देखो चेक करके, थीटा रखो 0 तो cos 0 हो जाएगा 1, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, 4 का 2 आएगा बाहर, 2 kp बाई आर क्यूब। लो आ गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म। जरा एंगल 90 रखो, क्या इक्वेटर पे पहुंच जाओगे? एंगल 90 रखोगे तो cos 90 0, तो 1 3 into 0 0, तो 1 प्लस 0 1, तो 1 बाहर आ गया, kp बाई आर क्यूब। जो रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट मिल रहा है आराम से। मतलब सर आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। और विश्वास करो बेटा, इस फॉर्मूले से लाख गुना इंपॉर्टेंट जो स्टेप था ना, जो अपने दिमाग में बैठाना, जिससे कई अच्छे सवाल सॉल्व कर पाओगे, वो था एक डाइपोल को 2 अलग अलग डाइपोल में तोड़ के सवाल को करना। देखा ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट था बहुत ही अच्छा था। अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, हमको डाइपोल देगा और पॉइंट बड़ी अजीब सी जगह पे होगी, दो पार्ट में तोड़ देना, एक एक्सिस बन जाएगी, एक इक्वेटर बन जाएगा, आसान क्वेश्चन चल जाएगा, आसानी से क्वेश्चन होता चला जाएगा। तो इन सारी चीजों को बहुत ढंग से नोट करो। अभी एक टर्म और सीखना है हमें, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं वो आगे की चीज बताता हूँ। जल्दी से इसको नोट करो बेटा, मैं बोर्ड रब करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी एक चीज तो बची है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन तो हम हमेशा एक्सिस से बताते हैं। देखो ध्यान से कैसे, मैं इसी को आगे प्रोड्यूस करता हूं। देखो ये था मेरा डाइपोल, तो डाइपोल से मान लेता हूं मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो पहले डाइपोल से मुझे मिली थी, पहले डाइपोल के कंपोनेंट से मिली थी, उससे ये एंगल अल्फा के बराबर हो। कितना हो बेटा? अल्फा के बराबर हो। तो जरा बताओ बेटा, ये एंगल भी कितना होगा? सर ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। अच्छा बताओ जरा, ये थीटा है, ये अल्फा है, तो ये एक्सटीरियर अपोजिट एंगल है, ये कितना बन के आएगा? सर ये हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। तो एक चीज और समझ में आ गई कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज एन एंगल ऑफ, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट थीटा प्लस अल्फा एंगल फ्रॉम पी वेक्टर। तो हमारे पी वेक्टर से थीटा प्लस अल्फा एंगल पर होगा हमारा फाइनल या फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। पर ये अल्फा क्या चीज है सर? अल्फा तो आपने माना है? नहीं बेटा माना नहीं है, अल्फा तो मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूं। देखो क्या होता है अल्फा। अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है जब हम 2 वेक्टर सॉल्व करते थे और ये रिजल्टेंट था, तो ये अल्फा होता था, याद करो। तो पहले वेक्टर से अल्फा एंगल पर होता था रिजल्टेंट, जहां अल्फा होता था tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। कुछ याद आया? हाँ सर याद आया। तो जरा उस फॉर्मूले को यहां पे इस्तेमाल करो, वेयर अल्फा इज tan इनवर्स b sin थीटा। b कौन सा हुआ? ये kp sin थीटा बाई आर क्यूब इंटू साइन 90, क्योंकि b मत साइन थीटा, हम जो वेक्टर वाला थीटा होता है वो 2 वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो देखो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 है, तो b साइन थीटा अपॉन a cos थीटा, a प्लस b cos थीटा, सॉरी, प्लस cos 90
देखो ध्यान से, क्या sin 90 1 और cos 90 0 होता है? हाँ, तो क्या sin 90 1 होगा, cos 90 0 होगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म जहां cos 90 आ रहा है क्या वो 0 हो जाएगा? हाँ, क्या मैं इसको इग्नोर कर दूंगा? हाँ, तो देखो क्या बचेगा, अल्फा इज इक्वल टू kp sin थीटा बाई आर क्यूब अपॉन 2 kp cos थीटा बाई आर क्यूब, क्या यही बचेगा? हाँ सर, क्या kp बाई आर क्यूब से kp बाई आर क्यूब भी काट दोगे आप? बिल्कुल काटूंगा, क्यों नहीं काटूंगा। तो यहां से अल्फा निकल के आएगा tan इनवर्स हाफ sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा। एक ही फॉर्मूला आता है इस फॉर्म में, tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा गया सवाल बता रहा हूं आपको। tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा, tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा, या फिर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ tan थीटा। तो जो फाइनल आंसर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो निकल के आया है वो है kp बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, और उसकी डायरेक्शन होती है p वेक्टर से थीटा प्लस अल्फा एंगल पर, जहां पे अल्फा होता है tan इनवर्स हाफ tan थीटा के बराबर। ये पूरा इतनी बड़ी कहानी है जो हम लोग इतनी देर से सीखना चाह रहे थे। तो ये हम लोगों ने जनरल पॉइंट पे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करना सीख लिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये डेरिवेशंस, तो इनको अपनी कॉपी में बहुत ही तरीके से, बहुत ही ढंग से नोट कर लो आप लोग, बिल्कुल अच्छे से, है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसमें भी हम लोगों को 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेरिवेशन सीखने हैं, और मैं आप लोगों के लिए कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स भी लेके आऊंगा जिसमें आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पर निकालना सीखते जाओगे, या फिर कॉन्फिडेंट होते जाओगे आखिर हमें ये काम कैसे करना है। मुझे लगता है लेक्चर की लेंथ काफी ज्यादा हो चुकी है आज के लिए भी, तो आज के टॉपिक को भी यहीं पे रोकता हूं, पर एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, प्लीज इन सारे ही डेरिवेशंस को एटलीस्ट 2 बार अपने आप से प्रैक्टिस जरूर कर ले, हर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट को प्लीज याद कर ले। अभी तक के जितने लेक्चर्स हुए हैं बहुत फॉर्मूले आ चुके हैं हमारे पास, प्लीज एक फॉर्मूले की लिस्ट निकालें, लिस्ट बनाएं और उसको वहां पे लिखना शुरू करें, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे बच्चों, आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप खुद पे प्रेशर नहीं लोगे, कष्ट नहीं लोगे, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ ये बात, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आज का लेक्चर एंड करने के पहले, कहानी सुनाते ऐसा ना हो कि आप लोग कौन सा कहानी सुनाना बंद कर दो, बोर कर दो। मैं बोर नहीं कर रहा, एक्चुअली कुछ कहना चाहता हूँ, ध्यान से समझो। एक जगह पे 2 पत्थर रखे थे, समझ लो ध्यान से। 2 पत्थर रखे थे, तो एक मूर्तिकार आया और उसके मन में कुछ आया, उसने पहले पत्थर पे अपना मतलब जो भी उनके पास औजार वगैरह थे उसका इस्तेमाल करके ठोकने लगा, उस पत्थर को तोड़ने लगा। पत्थर को हुआ दर्द, पत्थर बोला नहीं भाई मुझे नहीं मारो, मुझसे कष्ट नहीं सहा जाता। मूर्तिकार का नहीं यार तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, एक बार से तो देखो। नहीं मुझसे नहीं सहा जा रहा, मुझे अपनी वैल्यू नहीं बढ़ानी, मैं तो ऐसे ही मस्त पड़ा हुआ हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। मूर्तिकार कहा चलो ठीक है मत करो यार कुछ, कोई बात नहीं। उसी पत्थर के पीछे एक और पत्थर था, जस्ट पीछे। मूर्तिकार उसके पास गया, कहा यार मुझे एक कला बनानी है अपनी, थोड़ा कष्ट होगा, तुम सह पाओगे? मूर्तिकार ने बोला ऐसा। पत्थर ने कहा हाँ सह लेंगे, चलो मार लो भाई, क्या करोगे? मूर्तिकार ने उसे मारना शुरू किया, ठोका इधर ठोका उधर ठोका, खूब देर तक, खूब कई महीनों तक उसको ठोका, और कई महीनों के बाद एक पर्टिकुलर शेप बन के आया। पता है किसका? भगवान का। किसका? भगवान का। एक बहुत ही सुंदर सी मूर्ति निकल के आई भगवान की। जब लोगों ने देखा भगवान की मूर्ति है, तो बस जानते हो लोग तो क्या होते हैं, लोगों ने भगवान की मूर्ति देखी, लोगों के अंदर श्रद्धा होती है, श्रद्धा कपूर नहीं, श्रद्धा होती है सिर्फ, तो श्रद्धा होती है तो लोग गए उस मूर्ति के पास, भगवान की पूजा करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में वहां पे मंदिर खड़ा कर दिया, पूरा का पूरा मूर्ति को बना दिया भगवान। मूर्ति को क्या बनाया बच्चों? भगवान। अब जरा मुझे ये मत बताओ कि उस मूर्ति का क्या हुआ जो भगवान बना, वो तो भगवान हो गया, उसका दर्जा ही लगे क्योंकि उसने कष्ट सहा है बहुत। उस मूर्ति, उस पत्थर का क्या हुआ जो उसकी जीत आगे थी? उस पत्थर का क्या हुआ जो उस समय कष्ट सहने से मना किया था? अब उस पर नारियल फोड़ते हैं, उठाओ नारियल दे भगवान पर चढ़ाओ। तो देखो आज भी वो पिट ही तो रहा है, आज भी वो पिट ही तो रहा है। उस समय पिट लिया होता तो आज नहीं पिट रहा होता, क्योंकि उस समय पिटने से भागा इसलिए आज पिट रहा है। तो आप डिसाइड कर लो, आज आपको पिटने में मजा आ रहा है कि पूरी जिंदगी आपको पिटना है, वो आपके ऊपर है। इसके साथ मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहो, मस्त रहो, खाते पीते रहो, और अपने फ्यूचर दोनों का ध्यान रखो। चलो थैंक यू।